हेलो, गुड इवनिंग। नेक्स्ट गुड इवनिंग सर। टॉपिक है यूनिट नंबर 10। और जो रिटेल बैंकिंग के हमारे वन बाय वन टॉपिक कवर होते जा रहे हैं, जिसमें से हाउसिंग लोन मॉर्टगेज वाले टॉपिक हमने पहले कवर कर दिए थे। अब ये जो है यूनिट नंबर 10 आज कवर कर रहे हैं। और जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आप एग्ज़ाम थॉरोली क्रैक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जो है क्रैक कर सकते हैं, अगर आप कंप्लीट ये वीडियोस देखते हैं, क्योंकि टेक्स्ट कवर किया गया है इसमें। नॉर्मल पार्ट आपको पहले से मालूम है कि रिटेल बैंकिंग क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें आपने एबीएम बीएफएम में पढ़ ली हैं, कुछ जेआईबी में पढ़ ली हैं। तो सारी चीज़ें मिला करके ये पेपर आपका प्रिपेयर होता है, और इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रहती है जो भी आप रिटेल बैंकिंग में करते हैं। और रिटेल बैंकिंग का एरिया बहुत वास्ट है। तो इसी कंटिन्यूएशन में हमारा आज का ये टॉपिक शुरू हो रहा है, यूनिट नंबर 10, मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग। और मार्केटिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें, क्योंकि आपने प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया, प्रोडक्ट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपने समझ ली, लेकिन जब तक आप इसे प्रॉपरली मार्केट नहीं करेंगे तब तक आपका रिटेल बैंकिंग का प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिसर्च और जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग या रिटेल बैंकिंग की मार्केटिंग प्रॉपरली नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग। और मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग के साथ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, मार्केटिंग मिक्स इन रिटेल बैंकिंग। तो मार्केटिंग मिक्स आपने जेआईबी में पढ़ा था। 4P 7P का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसमें यूज करेंगे। ठीक है। कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं मार्केटिंग की बैंकिंग में। फ्रेडरिक सीबोम defines bank marketing the creation and delivery of customer satisfying services at a profit to the bank। तो ये बैंक स्पेसिफिक बैंक मार्केटिंग की डेफिनेशन है। ठीक है। और केनेथ एंड्रयू ने डिफाइन किया हुआ द मैचिंग ऑफ बैंक्स रिसोर्सेस विद द कस्टमर्स नीड। तो बेसिकली मार्केट का मतलब ही होता है कि जो नीड्स होती हैं उसको रिसोर्सेस से फुलफिल करना। ठीक है। तो रिसोर्सेज जो बैंक के रिसोर्सेज हैं उसको मैच करना कस्टमर की नीड में इन द मोस्ट प्रॉफिटेबल, और प्रॉफिट भी अर्न करना। दोनों डेफिनेशन में प्रॉफिट वर्ड आया हुआ है। ठीक है। अ मोर स्पेसिफिक डेफिनेशन स्पेल्ड आउट बाय डेरिक वेंडर वेयर। अब आप ये सोचेंगे कि ये क्यों डेफिनेशन क्यों पढ़ी जा रही है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय, तो ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेने। बैंक मार्केटिंग एज ए प्रोएक्टिव बिजनेस स्ट्रेटेजी aimed at organizational excellence. The explanation more up to retail banking space as spelled out by him as follows। तो जो डेरिक वेंडर वेयर थे उन्होंने उसको मार्केटिंग को इस तरह से वो किया हुआ, आइडेंटिफाइंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट्स नाउ एंड इन द फ्यूचर, assessing the present and future needs of the customer, setting business development goals and making plans to meet them, adapting to a changing environment in the marketplace। तो ये फोर उन्होंने डेफिनेशंस दी है एक तरह से मार्केटिंग के लिए, उस एक्सप्लेन करने के लिए मार्केटिंग को। ये फोर चीजें करी हैं उसने। ठीक है। इट विल बी क्लियर दैट ऑल द अबव कॉन्सेप्ट पॉइंटेड आउट फॉर ए वेल लेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर रिटेल बैंकिंग फोकस ऑन द कस्टमर। एज सेड अर्लियर, कस्टमर इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो इन द रिटेल बैंकिंग तो ऑलवेज सर्विस सेक्टर हो या गुड्स का मार्केटिंग हो, कोई भी मार्केटिंग हो, उसमें हमेशा कस्टमर सेंटर में रखा जाता है। ठीक है।
आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड, बार बार ये पॉइंट आ रहा है, कस्टमर नीड को आइडेंटिफाई करना, डेवलपिंग अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट करना, प्रोवाइडिंग देम विद इफिशिएंसी डिलीवरी चैनल्स फॉर अवेलिंग, अब आपने डेवलप भी कर लिया तो उसको डिलीवरी भी प्रॉपर देनी है, मेकिंग देम अवेल द प्रोडक्ट कंटिन्यूसली, और वो कंटिन्यूस उस प्रोडक्ट को अवेल करता रहे। ठीक है। मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग, तो सबसे पहले है मार्केटिंग एनालिसिस, और एनालिसिस में आपने बहुत सुना होगा स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस मार्केटिंग में करते हैं। In this stage, an organization focuses on analyzing the market and marketing environment in which it would be introducing its product for gaining insight into the market and competitor। तो मार्केट या मार्केटिंग एनवायरनमेंट या मार्केट या उसके कॉम्पिटिटर के लिए शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तो ये जितने भी स्टेजेस हैं, गो थ्रू द स्टेजेस एज अंडर। तो मार्केटिंग में सबसे पहले आप मार्केट को एनालाइज करेंगे, मार्केटिंग को, फिर मार्केटिंग प्लानिंग है। ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा सीक्वेंस में, सबसे पहले मार्केटिंग एनालिसिस, फिर है मार्केटिंग प्लानिंग। इन दिस स्टेज द ऑर्गेनाइजेशन primarily focused on defining the strategic business unit। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि strategic business unit बनाई हुई है। ठीक है। goals and objective, it also about chalks out the issue that it may face। तो वो सारे issues को भी आपको बताता है। the marketing plan for each business product or brand is drafted। the draft is called offering। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ऑफरिंग क्या होती है? ऑफरिंग जो होती है वो ड्राफ्ट जो बनता है, यानी इसको एक तरह से बोलते हैं कि जिसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। किस बात की लिखी हुई हैं? बिजनेस, प्रोडक्ट, ब्रांड। इट इज फॉलोड बाय सेटिंग अप एन एग्जीक्यूटिव समरी। उस ड्राफ्ट में एग्जीक्यूटिव समरी, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं अपनी समरी करते हैं, एक्शन प्रोग्राम बनाते हैं, बजटिंग एंड कंट्रोल करते हैं। There are specific strategies for targeting, positioning, marketing mix and marketing expenditure for each business, product और brand। ये जो मार्केटिंग प्लानिंग के ये पार्ट हैं सारे। और उसके बाद मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन। An organization answers question like who, where, when, how for the offering। जो आपने ऑफरिंग करनी है, who, where, when, how। It focuses on the performing activities in the right manner। तो अगर आपके पास ये सारे क्वेश्चन के आंसर हैं तभी आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होगा, राइट मैनर में होगा। दिस डिपेंड्स ऑन ब्लेंडिंग पीपल, कल्चर, स्ट्रक्चर, डिसीजन एंड रिवार्ड सिस्टम। स्किल्स एंड कोहेसिव एक्शन प्रोग्राम दैट सपोर्ट स्ट्रेटजीज आल्सो प्ले वाइटल रोल इन इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले आप देखिए एनालिसिस हुआ, मार्केट एनालिसिस हुआ, उसके बाद मार्केटिंग प्लानिंग हुई, प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन, अब मार्केटिंग कंट्रोल। An organization perform the job of regulating its goals by auditing, measuring, evaluating and acting upon the defined parameter of control। तो कंट्रोल कैसे होगा? जब आप अपने अपने सिस्टम को पूरे जो आपने गोल प्लान किया हुआ उसको रेगुलेट करेंगे, ऑडिट करेंगे, मेजर करेंगे, इवोल्यूएट करेंगे, तभी ये कंट्रोल होगा। दिस कैन बी डन इन टू वेज। एक है रिएक्टिव मेथडोलॉजी, एक है प्रोएक्टिव मेथड। ये भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। मार्केटिंग कंट्रोल के लिए दो मेथडोलॉजी, रिएक्टिव मेथडोलॉजी और प्रोएक्टिव मेथडोलॉजी। फाइनली corrective action is taken at the operational level, the strategic level, depending upon the relevance of the control aspect of the parameter। Thus marketing control needs to be unbiased, comprehensive, systematic, independent and periodic। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो मार्केटिंग कंट्रोल होता है अनबायस्ड होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव, सिस्टमेटिक होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एंड पीरियडिक होना चाहिए। और जो ये मार्केटिंग कंट्रोल के लिए उसने बताया था
कि दिस कैन बी डन इन टू वेज, रिएक्टिव मेथोडोलॉजी और प्रोएक्टिव मेथोडोलॉजी। मार्केटिंग मिक्स का मैंने पहले बताया था, जो 7 P's होते हैं, ये 4 P's में आते हैं इनिशियल वाले, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, और ये 3 P मिल करके 7 P बनाते हैं, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। Basically, the above 7 P's play a vital role for banks in their retail banking strategy. Bankers give lot of importance for these factors while designing and developing the marketing strategy. The difference lies in how the different dimensions in the above P's are tweaked and re-engineered by retail banker. तो री इंजीनियर का मतलब अपने ये जो इन्होंने 7 P का कॉम्बिनेशन रखा था, उस कॉम्बिनेशन में री इंजीनियरिंग करना कि कहाँ कहाँ हम चेंज कर सकते हैं। दोज हु डेवलप winning combination of the above P's and also effectively deliver the promise made with regard to the above P's will be the winner. In fact, that are that there is more than one winner in retail banking. That shows that the retail banking canvas is very huge. यानी जब भी कभी ऐसा होता है किसी भी प्ले गेम में एक से ज्यादा विनर होते हैं तो गेम बहुत बड़ा होता है। तो इसका मतलब जो रिटेल बैंकिंग का कैनवास है वो भी बहुत ह्यूज है। देयर इज ए प्लेस फॉर एवरीबडी टू प्ले देयर गेम। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बैंक अगर टॉप में आ गया तो दूसरे को कुछ नहीं करना, उसके लिए भी बहुत कुछ है, बहुत बड़ा एरिया है। विन देयर कस्टमर। लेट अस नाउ डिस्कस ऑन द मार्केटिंग। अब ये प्रोडक्ट, प्राइस, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम लोग। प्रोडक्ट, एनीथिंग दैट हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन, यूज एंड रिटर्न डिजायर्ड बाय द कस्टमर। प्राइस मिक्स रेफर टू रेस्टोरेंट ट्रांजेक्शन, रिजल्टेंट ट्रांजेक्शंस, कॉस्ट टू बी बॉर्न बाय द बैंकर। और तो बेसिकली प्राइस का मतलब क्या हुआ कि बैंक अगर कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी क्या कॉस्ट लगी है, उसको प्राइस बोला गया। इन दिस केस डिपॉजिट प्रोडक्ट, प्राइस रेफर टू द इंटरेस्ट रेट। इन एसेट प्रोडक्ट, प्राइस रेफर टू इंटरेस्ट द बैंक इज कोटिंग फॉर द बोरोवर। तो जो भी कस्टमर के लिए इंडिकेशन है उसको प्राइस बोला गया। प्रमोशन में एडवर्टीजमेंट आता है, अवेयरनेस आती है। The promotion of the product will be based on the multi-pronged approach by developing various promotional strategies. This include personal promotions measure and other promotional measures, but the ultimate objective is the of these promotional measure is the only to win the customer। और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल है? तो वेरियस वेज कौन कौन से हैं? पर्सनल सेलिंग है, एडवर्टीजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिसिटी। सर मल्टी प्रोंग्ड क्या होता है सर? मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच क्या होती है? कुछ पता नहीं इसके बारे में। मल्टी प्रोंग से यहाँ मतलब है कि कई तरह की अप्रोच रखता है। द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी बेस्ड ऑन ए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच बाय डेवलपिंग वेरियस प्रमोशनल स्ट्रेटजी। मतलब बहुत तरह की डिफरेंट वाइड एंगल अप्रोच रखता है। ठीक है, प्रमोशन कई तरह से होता है, एक तरह से समझ लीजिए। प्लेस इन द रिटेल बैंकिंग जनरली रेफर्स टू द प्लेस where bank is offering its product. The concept of place is undergone drastic change during the अब place में क्या होगा, आजकल इलेक्ट्रॉनिक एरेना आ गया ना, बट टेक्नोलॉजी हैज चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस, हैज शिफ्टेड फ्रॉम ब्रिक एंड मोटार फॉर्मेट टू ई फॉर्मेट। अब जो प्लेस है वो प्रोडक्ट आपकी ब्रांच में ही नहीं कहीं पर भी अवेलेबल हो सकता है। फिफ्थ है पीपल, किनके लिए आप कर रहे हैं मार्केटिंग। So retail banking basically being service marketing addressed to a large customer base. Human factor play a very essential role in the success of the retail banking strategy. Again, if we take the marketing concept, the important aspect of the bank marketing is flow of services from the banker to the customer through effective marketing strategy.
in the chain of event taking place in the marketing, the effort start from human factor and ends with human factor. तो सब कुछ इंसान ही है, सब कुछ आदमी है. The banker and the customer, so people concept in the marketing refer to the people who are doing the marketing strategy and also people who are the beneficiary of the, यानी दोनों लोग जो कर रहे हैं और जिसके लिए कर रहे हैं, दोनों लोग हैं. Who are doing the marketing strategy or to whom, for whom they are doing the marketing strategy. The inseparability principle of the bank product adds more importance to the pupil concept because the effectiveness of the product depend of the effectiveness. तो यहाँ पे बोला inseparability. तो inseparability प्रिंसिपल होता है जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो रहा है और उसका यूज हो रहा है कहीं और, ये सेपरेबल है. लेकिन जो बैंकिंग सर्विस होती है ये इनसेपरेबल होती हैं कि जिस समय डिलीवर की जाती है उसी समय लेने वाला भी होता है. तो इसीलिए प्यूपिल यानी वो सामने है आपके, तो आपको प्यूपिल वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना पड़ता है. प्रोसेस, प्रोसेस इज ऑल परमिटिंग कॉन्सेप्ट रनिंग थ्रू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिंग एंड डिलीवरी स्टेज. तो इन तीनों में, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट के स्ट्रक्चरिंग में और प्रोडक्ट के डिलीवरी स्टेज में जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो आपको प्रॉपर रखनी पड़ेगी. प्रोसेस विल बी successful only when the output derived from the process is delivered in the expected way, fulfilling the promise. In short, process relates to all organizational activity which go into the marketing of the final product to the. तो इट मीन्स क्या हुआ, कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी, उन सारी एक्टिविटीज को प्रॉपर रखना है आपको. अब आता है फिजिकल एविडेंस. फिजिकल एविडेंस रेफर्स टू द डेवलपिंग टेंजेबिलिटी. ये मीन्स वो दिखना चाहिए. डेवलपिंग टेंजेबिलिटी टू द इंटेंजिबिलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ द बैंकिंग. तो जो इंटेंजिबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है उसको टेंजिबल करना. सम ऑफ द अप्रोचेज इंक्लूड डेवलपिंग एन इफेक्टिव एफिशिएंट पैकेजिंग, other measures to improve the tangibility, especially in retail banking operation. डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, पर्सनलाइज चेकबुक आर क्लासिक. तो ये उसको टेंजिबलाइजेशन करते हैं. मीन्स जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं रिटेल बैंकिंग में, उसमें कुछ ऐसे आइटम जिसको कस्टमर टच कर सके, हाथ में होल्ड कर सके, जैसे पासबुक, एटीएम, ये एग्जाम्पल हैं, चेकबुक, ये आपके रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन को में फिजिकल एविडेंस देते हैं. द 7P आर बोथ इंडिपेंडेंट एज वेल एज इंटरडिपेंडेंट इन द मार्केटिंग इफेक्ट. तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोथ इंडिपेंडेंट एज वेल एज इंटरडिपेंडेंट. तो एक तो क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, सारे वेरिएबल सब अलग अलग एस्पेक्ट से 7Ps पे आपको ध्यान रखना है, और एक दूसरे से ये लिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है इन द मार्केटिंग इफेक्टिवनेस. ईच वन ऑफ द P's इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑन इट्स ओन बिकॉज द बिल्ट इन मैकेनिज्म ऑफ द होल स्ट्रेटजी. तो ये 4P जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसाइडिंग करने में मार्केटिंग स्ट्रेटजी. They individually contribute their part in the effectiveness, but the individual contribution is not the only factor. The P's are interlinked in such a way that one P will be deciding P for the effectiveness of the other P. For example, though product is an important element for marketing mix, मतलब प्रोडक्ट अच्छा होना जरूरी है, फिर बोलता है the effectiveness of the product and the strategy depend on the price. अब उसकी प्राइस क्या है ये भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी. Like that, even though price is an important element in the marketing mix, the product and price will not matter much
if the promotion is not properly or the place aspect not given due consideration। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ इस पैराग्राफ में बता रहा कि ये 7P जो होते हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। आपको एक प्रोडक्ट के लिए प्राइस भी स्ट्रेटजाइज करने हैं, प्रमोशन भी स्ट्रेटजाइज करने हैं। टू गो फर्दर अगेन इफ द प्रोसेस एलिमेंट इज नॉट टेकन केयर ऑफ, तो वो सारी चीजें, सारे पी को आपको कंसीडर करना है। दस it is not only a fact that P's marketing mix contributes substantially to the effectiveness of the marketing strategy individually, but also contribute is an integrated way। मीन्स इसको आप अकेले अकेले नहीं करना, इंटीग्रेटेड वे में इसको यूज करेंगे। दस मार्केटिंग मिक्स एंड द एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स नेमली 7P। तो इसको मार्केटिंग मिक्स इसीलिए कहते हैं कि इसमें जो जैसे 7P's हैं तो एवरी पी का आपको एक एस्पेक्ट लेना पड़ता है, तब जाके वो एक मिक्स बनता है। जैसे प्राइस में आपने कोई स्ट्रेटजी कर दी और प्लेस की स्ट्रेटजी अलग रखी, अब सेम टाइम में दूसरा प्रोडक्ट आया, उसमें प्राइस की स्ट्रेटजी तो वही रखी लेकिन प्लेस की स्ट्रेटजी चेंज कर दी, तो मिक्स हो गया है। मार्केटिंग इफेक्टिवनेस कैन बी मेजर्ड by the response of the customer to the marketing strategy। If customer is responsive, avail the product service from the marketer satisfied about it, then that would be result in repeated purchase। availment of product, तो अगर वो satisfy होगा तो बार बार लेगा। if the customer is not satisfied, there is no reason for him to come again because his needs were not satisfied with your product। This will make the customer to think about the competitor। So the success of the 7Ps and the marketing strategies are measured only by the responses from the customers from the point of view of needs as well। Then question is delivery channel। Retail banking came into picture। अब इसमें डिलीवरी चैनल का भी रोल है इसमें। इसके क्वेश्चन देखने, छोटा सा टॉपिक था लेकिन इसमें जो पीस से कोई क्वेश्चन आ सकता है। बैंक मार्केटिंग रेफर्स टू identifying the most profitable market how and in the future, now and the future, तो ये हमने पढ़ा था। assessing the present and future needs of the customer, बिल्कुल हमने पढ़ा था। setting business development goals and making plan to meet them, बिल्कुल हमने पढ़ा था। adapting to a changing environment in the marketplace, मार्केटिंग में ये भी आपको देखना पड़ता है कि मार्केट प्लेस में क्या चल रहा है। आप बिना मार्केट प्लेस को स्टडी करे हुए कोई अपना डिसीजन नहीं ले सकते, या कोई आप न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कुछ करना है, कुछ भी नहीं कर सकते उसके बिना। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या होगा? वो फर्स्ट का आंसर हमने कर लिया, डी होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी है। मार्केटिंग मिक्स रेफर, प्रोडक्ट प्राइस, 7 के 7 है, ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, थर्ड, all the P's in the marketing mix are interlinked in order to effectively develop and market a product of services the retail banking space, which one of the element is not relevant। हमने कहीं पर भी प्रायोरिटी का नाम नहीं पढ़ा, जो P's थे उसमें प्रायोरिटी नहीं था। in which stage the marketing process does an organization answer question like who, where, when and how for the offering। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन में ये क्वेश्चनों के आंसर आपको देखने होते हैं। मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन पहला ही पैराग्राफ था, सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन ही था। ठीक है, तो इस टॉपिक में जो एक मैंने बताया, एक तो सीक्वेंस बताई थी, 4 और 7 पीस के बारे में पॉइंट हो गया। ये देखिए, मार्केटिंग में मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मार्केटिंग कंट्रोल, ये चार पॉइंट आपके इसमें इंपॉर्टेंट थे। और मार्केटिंग कंट्रोल में मैंने बताया था कि जो इसका पॉइंट है मार्केटिंग कंट्रोल में, अनबायस्ड
कॉम्प्रिहेंसिव, सिस्टमेटिक, इंडिपेंडेंट एंड पीरियडिक। ये सारे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने मिस कर ली वो देख सकते हैं, अभी एक दिन तक रहेगी वो यूट्यूब में, उसके बाद हटा देंगे। आप लोग खुद भी स्टडी कर सकते हैं, वो वैसे टॉपिक है, हम तो केवल म्यूचुअल स्टडी पर हैं। मीन्स कि हम उसको रीड कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं आपस में, और आपको कम से कम नेक्स्ट 3 डे तक वो मेमोराइज हो जाएं। और वो मेमोराइज तभी होंगी जब आप इस जो भी हमारी लाइव क्लास होती हैं उस क्लासेस के बाद आप उसको एक बार टर्न अप करते हैं। ठीक है, आदित्य जी बोल रहे हैं कि सारे वीडियो रहने दीजिएगा। रहेंगे वीडियो तो, जो लोग अभी देख ले रहे हैं तो उनको तो कोई जरूरत भी नहीं है देखने की, है ना। चलो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। सर होम लोन का एक टॉपिक रह गया लास्ट वाला। हाँ, करवा दूंगा मैं। अभी ये सीक्वेंस चल रहा है तो इसको कर लेते हैं ना। ठीक है, होम लोन का लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? 21, 21, 22? 22, 21 हो गया था, 22। 21 तक हो गया था, है ना। चलो अभी हम यूनिट नंबर 11 ले रहे हैं। ये मार्केटिंग से कनेक्टेड है ना, इसलिए इसको अभी लेना चाह रहा हूँ मैं। आप लोग अपना भी स्टडी कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि क्या पता क्या पढ़ा हुआ कब काम आ जाए। ठीक है, तो डिलीवरी चैनल का बेसिक तो हमने पढ़ लिया था, यूनिट नंबर 11 है ये, कि डिलीवरी आपके आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विसेज को कैसे वो कस्टमर तक या यूजर तक पहुंचाएगा। तो जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं उसको तो आप ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचा देते हैं, लेकिन जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनकी डिलीवरी कैसे कैसे होगी? इंटरनेट से होगी, एटीएम से होगी, मोबाइल बैंकिंग से होगी, वाईफाई से होगी। ठीक है, तो ये इस टॉपिक में कवर किया होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? नीड फॉर टाई अप अरेंजमेंट। तो बेसिकली जब आपको डिलीवर करना अपना प्रोडक्ट तो आपको टाई अप अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, फिजिकल डायरेक्ट चैनल ब्रांच से, डिफरेंट टाइप ऑफ डिलीवरी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक रिमोट डिलीवरी चैनल, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इन सब के बारे में। यहाँ एक पॉइंट आया हुआ है कि डायरेक्ट चैनल में बी द बेस्ट फिट फॉर द कंजर्वेटिव कस्टमर, जो ओल्ड कस्टमर है, वेयर एज यंग एंड टेक सेवी कस्टमर में ऑप्ट फॉर द रिमोट चैनल। ये आपका एक चार्ट है डिलीवरी चैनल में, फिजिकल चैनल, इलेक्ट्रिक चैनल। तो फिजिकल ये पुराना वाला था, अभी क्या है, ये दिस प्लस दिस चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही वो रह गया है, दोनों चल रहे हैं। फिजिकल में ब्रांच होती हैं, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा जिसको आपको प्रॉब्लम हो जाए। ब्रांच लेआउट एंड एम्बियंस, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये देखना है कि अगर कोई 10 साल पुराना बैंकर होगा, 10 साल पहले जो ब्रांचों का लेआउट होता था और आज जो लेआउट है उसमें बहुत चेंज आ चुका है। वो उसका रीजन क्या है कि ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उनका जो लेआउट है वो प्रॉपर रहे।
ठीक है। एमबीएस में होता है कैसा आपका बैंक दिखता है, लुक्स, इंटीरियर डिजाइन। गुड ब्रांच लेआउट के जो बेनिफिट है, एक तो आपका स्मूथ फंक्शनिंग होगी, सर्विसेज स्मूथ होंगी, और आपका मूवमेंट फास्ट होगा, कस्टमर को रेस्ट करने का प्रॉपर प्लेस होगा, ये सारी चीज़ें आती हैं। केबल में वो पॉइंट पे डिस्कस करूंगा जो बिल्कुल आपको लगता है या हमको लगता है कि बिल्कुल टेक्निकल हैं। पर्सनल बैंकिंग ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट है, उसमें कई जगह क्या किया है कि एसएमई या आपके जो पर्सनल बैंकिंग प्रोडक्ट हैं उनको डिलीवर करने के लिए कुछ स्पेशल ब्रांचें बनाई गई हैं। तो पर्सनल बैंकिंग ब्रांचेस ओपन की गई थी for retail customer to meet all their retail banking requirement. In addition to specialized retail asset processing center were opened on the professional and speedy processing and disbursement of the retail loans. ठीक है, और इनकी वजह से टर्न अराउंड टाइम प्रेस्क्राइब किया गया था और काम जल्दी होने लग गए थे। एटीएम में कुछ नहीं बोलना हमें, कोई ऐसा पॉइंट जो है। अच्छा, कोई माइक्रो एटीएम देखा है किसी ने? माइक्रो एटीएम के बारे में बताइए, चलिए क्या होता है माइक्रो एटीएम? कोई आंसर करिए, माइक्रो एटीएम क्या होता है? किसी ने नहीं देखा? चलो नहीं मैं देखा बता भाई। दूं। हाँ, माइक्रो एटीएम ऐसा तो होता है जैसे बीसी के पहले पास जो रहता है, है। बीसी लोगों के पास बीसी जो एटीएम रहता है उसको बोलता हूँ शायद। किसके पास एटीएम रहता है? बिजनेस कोरेस्पोंडेंट लोगों के पास रहता है जो बीसी लोग बैंक के। हाँ, उनके पास होता है। बेसिकली जो अपना वो पॉस मशीन आती है ना, हाँ सर, वो उसी तो तरह देखा का हुआ थोड़ा है। सा बड़ा होता है वो। हाँ वो तो देखा हुआ है सर। हाँ, तो उसी में होता है। और उसमें माइक्रो एटीएम में क्या होता है कि आपकी कनेक्टिविटी जो है, नेट की कनेक्टिविटी, आपके जो मोबाइल के सिम्स होते हैं ना, उससे वो कनेक्ट हो जाता है नेटवर्क से। ठीक है, उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड होता है पूरा, और वो बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा कि एक नॉर्मल करता है। ठीक है, बट एक डिफरेंस है कि जो पेमेंट होता है वो मशीन डिलीवर नहीं करती है। पेमेंट कौन डिलीवर करता है? ह्यूमन डिलीवर। हाँ, जो जो साथ में जाता है उसके, मतलब डिलीवरी हो रही है, मतलब एक तरह से आपका बैंक लेके चले गए वो, बैंक का अकाउंट सिस्टम लेके चले गए। तो वहीं से वैसे पेमेंट थोड़ा, होता है, वो अगर एक्सेप्ट करता है तो आप पेमेंट कर देते हैं, नहीं तो नहीं करते। ठीक है। सर उसमें एक चीज होता है, वो कस्टमर का अकाउंट डेबिट हो जाता है और वो कॉरेस्पोंडेंस का अकाउंट क्रेडिट होता है। फिर से बताना क्या बोल रहे हैं आप? तो उसमें कस्टमर का अकाउंट डेबिट होके, मतलब वो हाँ, ट्रांसफर जैसा होता है। कस्टमर के अकाउंट से ट्रांसफर होके वो बीसी के अकाउंट में फंड जाता है, और बीसी उसके बदले में सिर्फ कैश दे देता है। ये तो आपने बात बोली कि अगर बिजनेस हाउसेस के पास है, तो वो तो आप ये हाँ, बता रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल वाली मशीन बता रहे हैं आप, पॉस मशीन। पॉस मतलब मशीन सिर्फ डिफरेंट होती है। ऐसा ही जो सिम से ऑपरेट होता है ना, हम्म। उसी से। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि जो पॉस मशीन होती है वो भी सिम से ऑपरेट होती है, और जो माइक्रो एटीएम है वो भी सिम से ही ऑपरेट होते हैं। उसमें जो भी नेटवर्क वहाँ मिलता है उससे वो कनेक्ट हो जाते हैं। और माइक्रो एटीएम में मिनी स्टेटमेंट, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, कैश पेमेंट, ये सब कुछ अवेलेबल होते हैं। ठीक है। ट्रांजैक्शंस का रूल चेंज हुआ है जो सामने स्क्रीन पर है। एनी लोकेशन में 5 और मेट्रो लोकेशन में 3। इफ इन केस ऑफ एटीएम लोकेटेड इन 6 मेट्रो, मिनिमम ऑफ द 3 फ्री ट्रांजेक्शन, यहाँ पर 5 है। और नॉन मेट्रो में मिनिमम ऑफ 5 फ्री ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल।
ये ए और सी में क्या डिफरेंस है? ए और सी में क्या डिफरेंस? सर ये अदर बैंक का है और ए ओन बैंक का है अपना। ये वाला बोलता है irrespective ऑफ द लोकेशन ऑफ एटीएम बैंक मस्ट ऑफर देयर सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर ए मिनिमम 5 अच्छा, ओन एटीएम और ये अदर बैंक एटीएम। अपने वाले एटीएम पर तो आप किस अदर लोकेशन वाले में है तो 5 ट्रांजेक्शन, और मेट्रो लोकेशन में है तो 3 ट्रांजेक्शन, और दूसरे के बैंक में जाके एटीएम में जाके कर रहे हैं नॉन मेट्रो में तो 5 है वो। ठीक है। चार्जेज वो 20 + 18%, तो 23.60 चार्ज करते हैं। हाँ, ये वाले पॉइंट्स कुछ देख लीजिएगा आप, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। कस्टमर कंप्लेंट एरिया होता है ना, फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन, बैंक हैव बीन मैंडेटेड टू रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट बाय recrediting customer within 7 days from the date of complaint. Effective homeowner have to pay compensation 100 rupees per day अगर 7 डेज से ज़्यादा में आप लोग उसको पेमेंट करेंगे तो। और ये कौन सा फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन का? द कंपनसेशन हैज टू बी क्रिएटेड इन द अकाउंट ऑफ द कस्टमर विदाउट एनी क्लेम बीइंग वेयर, उसके बिना पूछे देना। इफ द कंप्लेंट इज नॉट लॉन्च्ड विद इन 30 days ऑफ ट्रांजेक्शन, द कस्टमर इज नॉन एंटाइटल्ड फॉर द कंपनसेशन डिले in resolving her complaint. If the complaint is not lodged within 30 days of transaction, the customer is not entitled for any compensation for delay in resolving her complaint. तो कई बार क्या होता है, इस पॉइंट को समझ लीजिए, ये डिले जब आपने कंप्लेंट कर दी और कंप्लेंट करने के बाद जो डिले रिजोल्यूशन हो रहा है उसका कंपनसेशन तभी होगा जब आप 30 डे में, ट्रांजेक्शन के 30 डे में कंप्लेन लॉन्च करोगे। ठीक है। और दूसरे केस में वो जो बात कर रहा है वो सिंपल कह रहा है कि 100 रुपये पर डे का वो ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पर ये कंपनसेशन जो है ये एक अलग तरह का कंपनसेशन है जिसमें वो ओम्बड्समैन में जाके शिकायत करता है। तो कभी उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अगर, तो वो 100 रुपये पर डे नहीं, वो ज़्यादा भी आपको वो कर सकता है। वाइट लेवल आपको पता है, वाइट लेवल एटीएम जो होते हैं जो बैंक के एटीएम नहीं होते हैं, नॉन बैंक एंटिटी सेटअप करती है। एटीएम इश्यूज एंड रिस्क, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, तो बेसिकली कनेक्टिविटी नहीं होगी तो ब्रेकडाउन रहेगा। डिस्क्रिपेंसी इन कैश डिस्पेंसन होता है बहुत बार। क्या होता है कई बार कि आपका पेमेंट नहीं मिल पाता, उसकी बात कर रहा है। ठीक है। कैश आउट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, जब भी पेमेंट लेने जाओ तो पैसा नहीं मिलता। क्वालिटी ऑफ नोट्स, क्वालिटी ऑफ नोट्स तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके जो एटीएम फिट नोट्स अगर आप डालते हैं, एटीएम फिट नोट विच आर सॉर्टेड एंड प्रोसेस इन हाईटेक नोट सॉर्टिंग मशीन, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है। एक्सेस टू ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, तो इसके लिए क्या है, ग्रीवांस रिड्रेसल प्रोसीजर इज डिस्प्लेड ऑन एटीएम प्रीमाइसेस। बैंक हैव ऑटोमेटेड सिस्टम एनेबलिंग रजिस्ट्रेशन ऑन एटीएम रिलेटेड कंप्लेंट एट एनी ब्रांच call center by visit or call. The auto escalation of complaint is also enabled in these systems which facilitate speedy resolution of the complaint. तो ऑटो, ये जो कंप्लेंट होती हैं ऑटो एस्केलेट होती हैं, ऐसा नहीं कि आपको 12 फोन करना पड़ता।
ये रिडक्शन ऑफ पर स्क्रीन ट्रांजैक्शन टाइम, जरा सी देर करते हो तो टाइम आउट हो जाता है। ये देखो एक पॉइंट आया, SBI हैज 100% डिप कार्ड रीडर। तो पहले क्या होता था, आपको कार्ड डाल के निकालना पड़ता था। अब क्या है, डिप कार्ड, सिंपल जो है, कार्ड को आप अंदर स्लॉट में डाल दीजिए और वहां पर रहेगा जब तक कि आपका काम पूरा नहीं होता। केवल उन पॉइंटों में रुकूंगा जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आजकल ग्रीन पिन का कॉन्सेप्ट आ गया, सब आपको पता ही होगा। अब ये आ गया पॉस मशीनें। तो पॉस मशीन का भी जो टाइम है वो आजकल कम हो रहा है। कोई बता सकता है कि पॉस मशीन को कौन रिप्लेस कर रहा है? बताइए, यूपीआई। पॉस मशीन को। यूपीआई। बिल्कुल हाँ, कार्ड भी देने की जरूरत नहीं है, मोबाइल से ही पेमेंट हो जा रहा। ठीक है। पॉस मशीन से जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो कुछ पैसा लेता है? कुछ चार्जेस काटता है आपसे? सर टू काटता चार्जर, परसेंट है, कुछ चार्जर्स तो टू रहते हैं 2%। सर। परसेंट के आसपास। हाँ। 2% का तो चाहिए। उसमें जो है आप क्या कर सकते हैं कि UPI से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या ATM से कैश विड्रॉल करके करते हैं। लेकिन कैश विड्रॉल ना हो इसलिए तो सब सिस्टम आए, मोबाइल बैंकिंग। अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए। मोबाइल बैंकिंग कितने बिट इनक्रिप्टेड है इंडिया में? बिट इनक्रिप्टेड 64, 128, 512, सॉरी 256 और 512। कोई आंसर कर सकता है इस क्वेश्चन का? पहली बात, बिट इनक्रिप्टेड सिस्टम क्या होता है? बिट इनक्रिप्टेड सिस्टम होता है कि उसमें जो कम्युनिकेशन हो रहा है उस कम्युनिकेशन को कोई भी बीच में हैक ना कर पाए। तो इंडिया में जो है इंटरनेट और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों 256 बिट इंक्रिप्शन पे काम कर रहे हैं। कोई अपने मोबाइल उसमें गूगल में जरा देखना, बिट इंक्रिप्शन इन मोबाइल। ये मोबाइल बैंकिंग के थोड़े से उसमें फीचर बता रहा है कुछ। हाँ, एक पॉइंट आया देखो, बैंक्स आर परमिटेड टू ऑफर मोबाइल बैंकिंग सर्विस थ्रू SMS, USSD और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन। कोई मुझे बता सकता है कि ये USSD क्या होता है? जैसे सर आपने 256 ही है गूगल। क्या दिया हुआ है? 256 बिट ठीक है। एन्क्रिप्शन। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन। इंटरनेट पे भी अपनी वेबसाइट में देखोगे अपनी बैंक की तो लिखा रहता है 256 बिट इंक्रिप्टेड। करीब 10 साल पहले 128 पे चलती थी सब ये। ठीक है। तो थ्रू SMS, SMS में तो आपने क्या लिखा, आए, या आपने लिखा बैल, तो वो बैलेंस दे देगा। USSD में क्या होता है,
आप ऐसे लिखते हो #12 यानी यूएसएसडी में कुछ ऐसी कमांड रन होती हैं और आप उसको #12 करके कॉल का बटन दबाते हैं। तो ये वाला जो यूएसडी वाला है वो कीपैड वाले मोबाइल पर काम करता है, जो यूएसएसडी वाला है। ठीक है। और जो एसएमएस है सिंपल, वो एक कॉमन लैंग्वेज शॉर्टकट में काम करता है। ठीक है। मोबाइल बैंकिंग जो है उसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये तीनों मोबाइल बैंकिंग के एग्जाम्पल है। ये सर *99# वाला होगा। हाँ, ये जो *12##12 लिखा हुआ है ना मैंने, उसके कोड फिक्स हैं पहले से। जो यूएसएसडी वाला है उसके कोड फिक्स हैं पहले से। एक ये तो आपको पता होगा, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट टू FIUIND को देनी पड़ती है। मनी लॉन्ड्रिंग में ये आरबीआई को रिपोर्ट जाती है, और एक जाती है CTR, 10 लाख से अबव ट्रांजेक्शन होते हैं। और ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ 50,000 पर कस्टमर पर डे हैड बीन मैंडेटेड। On a review, it has been decided to remove cap. However, the banks may place per transaction limit based on। अब देखो, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 50,000 है, लेकिन ये बोलता है रिव्यू करने के बाद इसको रिमूव कर दिया है। तो कुछ भी कर सकता है, बैंक को डिसाइड कर रहा है, बैंक अपना चाहे तो कुछ कर ले। ट्रांजेक्शन अप टू 5,000 कैन बी फैसिलिटेटेड बाय बैंक विदाउट एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एज पर द एक्सटेंड गाइडलाइन। मोबाइल बैंकिंग ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं? ऑलमोस्ट सभी चीज़ हैं इसमें भी। बैलेंस इंक्वायरी है, मिनी स्टेटमेंट है, फंड ट्रांसफर है विद इन बैंक, मोबाइल टू मोबाइल, मोबाइल टू अकाउंट। यहाँ देखिए, एक मोबाइल नंबर से दूसरे मोबाइल नंबर पे जैसे यूपीआई से करते हैं, और यहाँ पे मोबाइल टू अकाउंट भी अवेलेबल है। इंटरनेट से ये अवेलेबल नहीं है, मोबाइल टू मोबाइल वाला और मोबाइल टू अकाउंट वाला भी। NEFT की फैसिलिटी उसी के अंदर मिल जाती है। बिल पेमेंट है, एयरलाइन टिकटिंग है, मूवी है, शॉपिंग है, मोबाइल चार्ज, ये नॉर्मल सर्विसेज है सारी। रिक्वेस्ट कर सकते हैं मोबाइल ऐप बैंक से, चेकबुक, अकाउंट स्टेटमेंट, लोन, और सब। एम पिन का, मोबाइल पिन चेंज कर सकते हैं। मोबाइल पिन कितने डिजिट का होता है? 4 का। यस सर। और मोबाइल का जो ट्रांजेक्शन पिन होता है वो सर वो भी 4 अंकों का ही रहता है सर, पर बैंक टू बैंक डिफर करता है। बैंक टू बैंक डिफर करता है। मेरा जो बैंक है उसका 6 है, जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है ना। आप यहाँ से फीडबैक और कंप्लेंट का भी काम कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग से। आजकल तो सर लोन भी मिल रहा है मोबाइल से। वो है तो ऊपर आ तो गया था वो, ये था ना कहीं पे। लोन का नहीं आता है, एप्लीकेशन वाला ये जैसे मोबाइल से क्या रिक्वेस्ट लोन ही फॉर मिल लोन रहा है सर। लोन ही है। मिलता है आजकल तो। आजकल तो लोन ही मिल रहा है, 1 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। हाँ, तो ये लोन्स का हो तो गया। कितने रुपए तक का मिल रहा है? सर कस्टमर टू कस्टमर वेरी कर रहा है। HNI कस्टमर को 2 लाख तक भी मिल रहा है उससे। अच्छा, लेकिन वो उसका सब ऑटोमेटेड होगा ना। जैसे ही वो ये सर। लॉगिन करता होगा उसका सिविल तुरंत निकालते होंगे, उसमें तुरंत दिख जाता है और एकदम पेमेंट कर देते होंगे। सर डिजिटल लोन आ बैंक गया आने की है। जरूरत नहीं है सर उसको।
बैंक है। भी आने की जरूरत नहीं है, बैंक भी आने की जरूरत नहीं है उसका। हाँ, वो डिजिटल प्रोसेस कर रहे हैं ना सारा, है ना। यस सर। रजिस्ट्रेशन फॉर कस्टमर फॉर मोबाइल सर्विसेज। मोबाइल सर्विसेज रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या बैंक में जाना पड़ता है? एटीएम के थ्रू भी हो सकता है सर। लेकिन एक्टिवेट कैसे हुआ? सर वो मेरे ख्याल रजिस्टर से कर तो देते हैं मोबाइल, एटीएम एटीएम पे भी नहीं रजिस्टर हो जाना जाता है। पड़ता। आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो। हाँ सर, मोबाइल ऐप वो मो- डाउनलोड करने के बाद वो एटीएम से ऑप्शन देता है रजिस्टर करने का, एटीएम कार्ड का नंबर डालना रहता है, उससे रजिस्टर्ड हो जाता है। अच्छा, या ब्रांच में एक्टिवेट करते होंगे ना। हाँ सर, ब्रांच से भी करते हैं जिनको पास एटीएम नहीं रहता या फिर जिनको समझ में नहीं आता उनको। With a view to simplify the procedure of registration mobile banking, Reserve Bank of India advised the NPCI to develop a mobile banking registration service and national financial switch bank. Accordingly, all banks shall carry out necessary change in their respective ATM switches to enable customer registration for the mobile banking and all ATM. तो एटीएम के थ्रू जो है उसको कनेक्ट करने की बात कर रहा है, और नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो है इसके रजिस्ट्रेशन को करता है। Facility of MPIN generation to the customer register for mobile banking, bank have to explore various options in order to quicken the process of MPIN generation, also widen the accessibility of their mobile register mobile. Bank can consider adopting various channel। तो बैंक कई चैनलों से उसके एटीएम उसके मोबाइल को एक्टिवेट कर सकता है, मोबाइल बैंकिंग को एटीएम चैनल से, और देयर ओन एटीएम, और किसी और के भी इंटर ऑपरेटेबल एटीएम से भी हो सकता है, थ्रू एन ऑप्शन प्रोवाइडेड इन यूएसएसडी मीनू फॉर मोबाइल बैंकिंग बोथ देयर ओन यूएसडी प्लेटफॉर्म इज दे इफ एनी एज वेल एज द अदर इंटर। तो दोनों लोगों के, चाहे अपने बैंक का हो या दूसरे का, यूएसडी प्लेटफॉर्म हो। यूएसडी प्लेटफॉर्म में बेसिकली क्या होता है, जैसे आप हाई लिखते हैं तो उसमें 6 ऑप्शन लिखे चले आते हैं, फिर आप 1 2 3 में जो ऑप्ट करोगे, आपने अकाउंट स्टेटमेंट 3 नंबर किया तो 3 करके ओके करोगे, फिर उससे अगला आ जाएगा। अगर 2 अकाउंट है तो उसमें दोनों अकाउंट आ जाएंगे, जिसको आप लोगे उससे इस तरह का। ट्रांजेक्शन लिमिट में बैंक में पुट देयर प्लेस और ट्रांजेक्शन लिमिट डिपेंडिंग ऑन बैंक इज ओन रिस्क प्रोसीजर। आईएमपीएस, देखो अभी इससे पिछली क्लास में आप लोग बोल रहे थे, ये इसी क्लास में आईएमपीएस के कितने साइकिल होते हैं। अच्छा, आईएमपीएस वो जो लास्ट यूनिट पढ़ा ना हमने, उसमें नहीं था, यहाँ पर है। अंडर एनईएफटी द ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस एंड सेटल बैचेज, hence are not real time. Also the transaction can be done only through the working hours of the RTGS system, ठीक है। While with the context, NPCI conducted a pilot study of mobile system payment with the bank like ये, also the bank like Yes Bank, Axis Bank respectively, the immediate payment service public launched by NPCI in 2010। 24/7 है, और ये NPCI का जो NFS है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, उसके थ्रू करता है सारे काम। ये थोड़ा हिस्टोरिकल दे रखा है, छोड़ दिए। ऑब्जेक्टिव आईएमपीएस में इलेक्ट्रॉनिफिकेशन ऑफ रिटेल पेमेंट। आईएमपीएस के ये आ गए 3 ऑप्शंस। या तो आप यूजिंग मोबाइल मनी आइडेंटिफायर
MMID से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू अकाउंट, पर्सन टू मर्चेंट रेमिटेंस, मोबाइल इंटरनेट और ATM. It is a multi-channel and multi-dimensional platform that makes the payment possible within fraction of second. MMID कोड 7 डिजिट का होता है. Sender and receiver have their to register mobile banking and get the unique ID for both. Each MMID is linked to a unique mobile number. Different MMID can be linked to the same mobile number. यूजिंग IFSC कोड डाल के भी आप पेमेंट कर सकते हैं. और थर्ड आपका आया IMPS में आधार नंबर वाला आ गया है. ठीक है, एक तो IFSC कोड के द्वारा और एक आपका MMID से और थर्ड आपका आ गया आधार नंबर से भी. और रेमिटर कैन इनिशिएट, यानी जिसको पैसा भेजना है वो कर सकता है इसका यूज. जिसने पैसा रिसीव करना वो नहीं कर सकता. चलो अब UPI तो आप लोग बहुत यूज कर रहे होंगे आजकल. UPI इज यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द पेमेंट सर्विस. और ये सबके लिए यूनिवर्सल टाइप की होती है. और इसमें जितने भी ट्रांसफर होते हैं वो कैश के सब्स्टिट्यूट की तरह देखे जाते हैं. अच्छा, एक ये वर्चुअल एड्रेस या वर्चुअल अकाउंट आया, ये क्या होता है, कुछ बता सकते हैं? वन क्लिक, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड यूज ऑफ पेयर्स स्मार्टफोन फॉर सिक्योर क्रेडेंशियल कैप्चर. हाँ, वर्चुअल अकाउंट नंबर या वर्चुअल एड्रेस क्या होता है? सर वर्चुअल, ये जो बैलेंस इंक्वायरी के लिए जो हर एक बैंक का एक नंबर होता है ना सर, कॉल फ्री, मतलब बैलेंस इंक्वायरी वही है क्या सर? नहीं नहीं, वो चीज नहीं. वर्चुअल एड्रेस या वर्चुअल अकाउंट नंबर आजकल इस तरह हो रहा है कि जो आपका ओरिजिनल नंबर है वो नहीं बताना है आपको. एक उसी का एक रेप्लिका, डुप्लीकेट, एक रेफर्ड डिजिट या कैरेक्टर क्रिएट कर दिए जाते हैं जिसको वर्चुअल बोलते हैं. और वो नंबर आपको मालूम होता है और आपके मोबाइल को मालूम होता है. अगर वो वर्चुअल नंबर किसी को मालूम हो जाए तो वो बैंक में जाके आपका अकाउंट चेक नहीं कर सकता. जैसे सपोज कीजिए किसी का वर्चुअल नंबर 6x358 है, तो ये ओरिजिनल अकाउंट नंबर नहीं है. वो इसी से पता लगा लेगा ब्रांच में कि मेरा क्या बैलेंस है. UPI पार्टिसिपेंट, पेयर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, पेयर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, इसमें कोई मिस्टेक है? जरा बताइए क्या मिस्टेक है. अच्छा ठीक है, सेकंड वाला पेई पे है. ही होगा. हाँ, पेई है, ठीक. पेयर है, पेई है, रेमिटर बैंक है, बेनिफिशियरी बैंक है और NPCI इसको सब सेटअप चलाता है पूरा. और बैंक अकाउंट होल्डर है, मर्चेंट है. UPI में कैसे रजिस्ट्रेशन होता है? सिंपल है. UPI में आप मल्टीपल अकाउंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन उन सबका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो एक ही होना चाहिए उनमें. और लिंक करने के लिए कस्टमर इज आस्क्ड टू एंटर द लास्ट 6 डिजिट ऑफ द डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, OTP. तो डालेगा तो लिंक हो जाता है. ट्रांजेक्शन लिमिट देख लो जरा. UPI ट्रांजेक्शन विल बी 1 lakh. According, it's mandatory for the bank to set a default limit of 1 lakh per transaction.
to the UPI to begin with. Banks cannot set different upper limit. तो UPI के लिए मैक्सिमम रखा गया है. UPI allowed to use a Aadhaar number, mobile number with pay by date to allow payment request that can snoozed and paid later. तो आप उसमें फिक्स कर सकते हैं कि इतनी डेट में कर दिया जाए इसका पेमेंट. मतलब एक तरह से शेड्यूल्ड कर दिया जाए. ये है ओनली वर्चुअल एड्रेस इज शेयर. इसको मैं एग्जांपल देता हूं. आपने देखा होगा जैसे किसी का नाम राकेश कुमार है तो rakesh@ICICI. कभी देखा किसी ने? ये वर्चुअल एड्रेस है उसका. अकाउंट नंबर नहीं बताना पड़ता. और इसमें ट्रांजेक्शन ऑथराइज करने के लिए OTP नहीं मांगता है. कोई बता सकता है कि क्यों नहीं मांगता OTP? वो सिर्फ टू फेस होता है बोलिए. ना, है टू फैक्टर होता है ना. टू फैक्टर तो चलो है मान लिया, लेकिन कौन से टू फैक्टर ऑथेंटिकेट हो रहे हैं बताओ जरा. एक आपका मोबाइल नंबर, और वो मोबाइल नंबर आप जिस फोन से आप UPI चला रहे हैं उस फोन में वो सिम जरूर होना चाहिए, तभी UPI चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा. मोबाइल ऐप आपका चल जाएगा बिना सिम हुए, लेकिन UPI पेमेंट में वो मोबाइल नंबर वाला सिम उसमें होना चाहिए. तो अगर उसमें सिम लगा हुआ है तो OTP की जरूरत नहीं है, क्योंकि आएगा उसी में ही. वो तो इंटरनेट ट्रांजैक्शन के लिए आपको OTP चाहिए होता है, मोबाइल बैंकिंग के लिए OTP चाहिए होता है, लेकिन ये भीम UPI के लिए, मोबाइल बैंकिंग के लिए भी. मोबाइल बैंकिंग अगर आप उससे कर रहे हैं मोबाइल ऐप से तो आपको OTP नहीं चाहिए, क्योंकि वो तभी काम करेगा जब आप में आपका उसमें वो हो. नहीं सॉरी, एक करेक्शन कर रहा हूं. मोबाइल ऐप में OTP रिक्वायर्ड है, UPI में OTP नॉट रिक्वायर्ड है. और वर्चुअल मोबाइल पेमेंट ऐप जो एड्रेस, बैंक का मोबाइल ऐप से OTP का जरूरत नहीं पड़ता है. वो ट्रांजैक्शन पक्का पिन डाल देता है. भाई मेरे में तो मांगता है. अब मेरे में मांगता है तो मैं कैसे मान लूं ये बात? मेरे में तो OTP मांगता है. फिर लॉगिन करने के बाद जब सेंड करने के टाइम उससे सिलेक्ट नहीं, वो करके UPI सिर्फ में करता है ऐसा. UPI में ऐसा करता है, इसमें नहीं करता. सर मोबाइल बैंकिंग नहीं मांगता है, OTP नहीं मांगता. पक्का? नहीं. ये दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिख रहा है सर, मोबाइल वो बैकग्राउंड दिख रहा है पीछे इसमें तो. दिखा रहा हूं. हाँ अभी दिख दिख रहा रहा है. है OTP. SBI की उसमें मांगता है सर, बाकी अदर बैंक में तो मैंने देखा नहीं सर. अब ये ना बोलो अब. नहीं सर, हमारे BOI वाले बैंक में तो नहीं मांगता सर OTP सर. चलो हो सकता है. हाँ सर, योनो मैंने चलाया सर, योनो में OTP मांगता है.
योनो में ओटीपी मांगता है ना? यस तो सर। योनो योनो यूपीआई है या मोबाइल ऐप है? मोबाइल ऐप है। हाँ, तो ये हो सकता है कि बैंक अपने सिक्योर ट्रांजेक्शन को करने के लिए, जैसे एसबीआई है ना, एसबीआई तो जब लॉगिन करता है इंटरनेट पे तो भी पासवर्ड मांगता है, ओटीपी मांगता है। आज का केस बताता हूँ, जरा सुनिएगा, आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा इस कहानी में। अभी जो ब्रेक हुआ था उसमें मेरे एक स्टूडेंट का फोन आया था, उससे किसी जानने वाले के घर से अकाउंट से 1.5 लाख रुपए उड़ा लिए। तो क्या किया उसने, कॉल आया कि आपका सिम बंद हो जाएगा, जल्दी से ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपका सिम एक्टिवेट कर देते हैं। उन्होंने टीम वीवर नाम का एक ऐप डाउनलोड कराया और 1.5 लाख रुपए साफ कर दिए 4 मिनट के अंदर में, और वो भी एसबीआई से करे। तो फीचर कितने ही आप सिक्योर कर ले रहे हैं। तो उसने क्या करा, वो टीम वीवर में क्या होता है, आपके मोबाइल की एक्सेस दूसरे के पास चली जाती है। तो कभी भी अपने मोबाइल में एनी डेस्क, टीम वीवर या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर किसी के कहने पे नहीं डाउनलोड करें आप। उसमें जो भी उसने किया, उसमें ओटीपी आया तो उसको दिख गया वहां पे, क्योंकि उसने सारा एक्सेस ले लिया। अब क्या क्या काम किया वो अलग बात है, लेकिन 1.5 लाख रुपए साफ कर दिए उसने। हाँ, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के लिए जैसे मैंने बताया था अभी, तो राकेश @एक्सेस ऐसे करके कुछ भी नाम रख देते हैं @ वाला। ठीक है। और एक जो भीम वाला है, ये जो यूपीआई बेस्ड पेमेंट इंटरफेसेस, भीम यूजर कैन सेंड द मनी बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग टेल, या तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, या मोबाइल नंबर, आधार नंबर। A user can send up to 20,000 per transaction, maximum 40,000 per day. This limit is available per bank account linked to the Bheem. और इसमें वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है, और अकाउंट नंबर है आईएफएससी, और क्विक रेस्पॉन्स कोड से भी ट्रांसफर हो जाता है। तो आप लोग इसका स्कैन करके ट्रांसफर करते हैं ना, वो क्विक रेस्पॉन्स कोड कहलाता है। हाउ टू यूज भीम आपको बताने की जरूरत नहीं। ये है देखो, वो यूएसएसडी की बात, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा *99#। The innovative payment service *99# work on unstructured supplementary service data. This service allow mobile banking transaction using basic feature mobile, जो basic phone होते हैं ना उनसे, there is no need to have mobile internet data. *99# service has been launched to take the banking service to every common man to avail this. तो अब इसमें क्या होगा, जैसे ही आप इसको डायल करेंगे, कॉमन नंबर अक्रॉस ऑल telecom service providers on their mobile phone and transact through the interactive menu displayed on mobile screen। तो मेनू डिस्प्ले क्या है, मतलब वो जैसे ही आपने हैश टैग करा तो वो कहेगा अकाउंट स्टेटमेंट, कैश विड्रॉल, मतलब ऐसे ऑप्शन देगा, ट्रांसफर। फिर आपने वो ऑप्ट किया, 1 2 ऐसे करते आएंगे, वो चलता जाएगा आगे। ठीक है। ये देखो उसके मीनू दे दिए वैसे। करेंटली द फॉलोइंग फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो जैसे ही आप डायल करेंगे तो सबसे पहले ये ऑप्शन आ रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज में ये आ रहे हैं ऑप्शन, नॉन फाइनेंशियल में ये आ रहे हैं, और वैल्यू एडेड सर्विस में ये आ रहे हैं। आधार लिंकिंग भी हो जा रही है उससे। पीएम जेडीवाई का ओवरड्राफ्ट का स्टेटस है,
5 ट्रांजेक्शन है, पिन चेंज, सब कुछ इसमें देखिए आ रहा है। ये सर्विस उसी को मिलेगी जिसका अकाउंट में केवाईसी कंप्लीट है। ये देखो एक पॉइंट देखो, ये राउंड द क्लॉक वर्क करता है। इंटरनेट बैंकिंग में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये एक पॉइंट देखिए जरा, security of internet banking transaction is one of the most important area of concern. Security issue include question of adopting internationally accepted state-of-art minimum technology standard for access control, encryption, decryption, minimum key length, firewalls, verification, digital signature, public key infrastructure. The regulator is equally concerned about the security policy of the banking industry security. तो एक सिक्योरिटी का जो कंसर्न है इंटरनेट बैंकिंग में बना हुआ है। सर्विस ऑफर्ड में ऑलमोस्ट सभी तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन एलिजिबल है? इन केस द ऑफ इंडिविजुअल्स द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट शुड बी सिंगल और आइदर ऑफ सर्वाइवर और एनी ऑफ द सर्वाइवर। ठीक है, इन अकाउंट्स में जो है जो जॉइंटली पेबल होते हैं उसमें नहीं होती है, या वो माइनर का है या जॉइंटली है तो उसमें एलिजिबल नहीं होता है, क्योंकि जॉइंटली में देंगे तो पासवर्ड कौन रखेगा? ये देखिएगा, कस्टमर लायबिलिटी ऑन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। बैंक must ask their customer to mandatorily register for SMS alert wherever available for register email alert for electronic banking transaction. The SMS alert shall mandatorily be sent to the customer while email alert may be sent wherever registered. Customer must be advised to notify their bank any authorized electronic banking transaction at an earliest after the occurrence of such transaction and inform that the longer the time taken to notify the bank, the higher will be the risk. तो मैंने ये बताया था जैसे आज वो फ्रॉड हुआ तो उसमें जल्दी से आप बैंक को बता देंगे तो ठीक है, थ्रू मल्टीपल चैनल एट मिनिमम वाया वेबसाइट, फोन बैंकिंग, कैसे भी आप बता दें बैंक को। फॉर रिपोर्टिंग अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन दैट हैव टेकन प्लेस और थेफ्ट और पेमेंट instrument of such card, bank shall also enable customer to instantly respond, reply to the SMS and email alert. The customer should not be required to search for the web page or email address. Further, a direct link for the lodging complaint. तो बेसिकली इंटरनेट में जो ये फ्रॉड हो रहे हैं उनके लिए प्रॉपर जल्दी सिस्टम हो जाए तो उसमें करना है, और आप लॉन्च करके क्या करेंगे, कंप्लेंट नंबर ले लेंगे। The communication system used to bank to send alert, receive their responses, और उसके बाद liability of a customer in respect of unauthorized transaction, जीरो liability। अगर ट्रांजेक्शन अनऑथराइज है तो जीरो liability, सारा पैसा बैंक देगा आपका। Contributory fraud, negligence, deficiency
ऑन ए पार्ट ऑफ द बैंक, अगर बैंक की कोई गलती है तो सारा जो है लायबिलिटी बैंक वो करेगा। थर्ड पार्टी ब्रीच वेयर द डिफिशियंसी लाइज नाइदर विद द बैंक नॉर विद द कस्टमर, ना कस्टमर की गलती ना उसकी गलती। तो बैंक विद इन 3 वर्किंग डेज रिसीविंग कम्युनिकेशन फ्रॉम द बैंक रिगार्डिंग अनराइट, तो बैंक देगा। लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ए कस्टमर, इससे सुन लो जरा। इन केस वेयर द लॉस आर ड्यू टू द नेग्लिजेंस बाय द कस्टमर such as where he has shared the payment credential, the customer will bear the entire loss until he report the unauthorized transaction by to the bank. Any loss occurring after the reporting of the, हाँ जब रिपोर्टिंग कर देगा तो इमीडिएटली बैंक क्या करता है, वो अकाउंट फ्रीज कर देता है। इन केस वे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन lies neither with the bank nor with the customer but lies elsewhere in the system when there is a delay 4 to 7 working days after receiving the communication from the bank on part of the customer notify bank that the per transaction liability of the customer shall be limited to the transaction value of the, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें कुछ लाइबिलिटी दे रखी है। BCSB अकाउंट में 5,000 से ज़्यादा की लाइबिलिटी नहीं लेगा, अदर अकाउंट में 10,000 से ज़्यादा नहीं, और करंट अकाउंट वगैरह में 25,000 से ज़्यादा नहीं। टाइमलाइन फॉर रिवर्सल 10 वर्किंग डेज। Burden of proof proving customer liability in case of unauthorized electronic bank transfer live in the bank, यानी बैंक को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने ये मिस्टेक करी थी, इसकी वजह से ऐसा हुआ। कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए बैंक की बोर्ड की अपनी एक पॉलिसी बनेगी। चलिए इसमें 4-5 क्वेश्चन है, जल्दी कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक चैनल इन रिटेल बैंकिंग रेफर्स टू ऑल ऑफ द अबव। एडवांटेज ऑफ ए गुड ब्रांच लेआउट इंक्लूड, क्या क्या चीज होनी चाहिए? Promote efficiency as it will ensure smooth flow of services. Internal communication effectiveness increase thereby facilitating better coordination among the staff, resulting in better customer service. Provide a comfortable and congenial work environment to the staff, which results in high employee motivation and act as a morale booster. Serves as the image of building tool of the bank. तो सभी चीजें होंगी। तो थर्ड, the facilities available mobile banking customer anywhere, easy operation, utility bill payment, fund between account to same bank account, other bank account, all of them. The service offered by the internet banking customers are balance, account statement, ट्रांसफर, यूटिलिटी बिल, ऑल ऑफ दो। ठीक है, चलो। अच्छा, एक प्रोग्राम में थोड़ा सा अनाउंसमेंट सुन लीजिए कि जो हमारा डिजिटल बैंकिंग हम करेंगे, वो डिजिटल बैंकिंग हमारा आदित्य ने आंसर दिया, भीम नीड्स 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। चलो, हाँ हाँ अवेलेबल रख देंगे आदित्य। जिनको नहीं मिलेंगे व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे, वहां से दे देंगे। आप लोग लाइव देख रहे हैं तो इतना बेनिफिट मिलेगा आपको ना। हाँ, मैं कह था कि थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे मैं जो है डिजिटल बैंकिंग वाला का कवर करूंगा। डिजिटल बैंकिंग का मैंने एक अलग से बुक अरेंज कराया है,
IIBF का है, तो बेसिकली क्वेश्चंस उसी में से लेगा, और इस बार आपका ये ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो डिजिटल बैंकिंग थर्सडे और फ्राइडे को डिजिटल बैंकिंग करेंगे। ठीक है, और आप बाकी जो रेस्ट ऑफ द टाइम है अपना स्टडी करिए,